एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बीएड सेकेंड ईयर में आज हम जनरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जनरल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का नाम तो सभी ने सुना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल जनरल साइंस के स्टूडेंट्स ने ही पाठ्यक्रम का नाम सुना है या उन्हीं को पढ़ना है। ये एक कॉमन टॉपिक है जो सभी विषयों के अंतर्गत आता है, सभी के सिलेबस में है। तो मेरा तो ये कहना है कि केवल जनरल साइंस के स्टूडेंट्स ना पढ़कर इसको सभी विषय के स्टूडेंट्स इस टॉपिक के बारे में समझें और पढ़ें, क्योंकि ये सभी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये टॉपिक है। तो पाठ्यक्रम का क्या मतलब होता है? पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में की जाती हैं या करवाई जाती हैं। तो पूरे वर्ष में जो भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं उसके अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। करिकुलम नाम इंग्लिश में इसको दिया गया है। तो उसके अंतर्गत सारी चीजें आती हैं जो हमने जो उद्देश्य लिए हैं कि हमने जब प्रवेश किया है तो कि हाँ ये चीजें हमें करनी है, ये हमारा उद्देश्य है या ये हमारा लक्ष्य है जिसको पूरा करना है। तो उसको पूरा करने के लिए उसमें जो जो एक्टिविटीज सम्मिलित की जाती हैं वे सभी किसके अंतर्गत आती हैं? वे सभी क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। पाठ्यक्रम शिक्षक को शिक्षण करने हेतु तथा छात्र को निश्चित कक्षा स्तर को उत्तीर्ण करने में पथ प्रदर्शित करता है। क्या बताया गया है कि शिक्षक को शिक्षण करने हेतु यानी कि टीचर को शिक्षण करने हेतु, पढ़ाने हेतु तथा छात्र को निश्चित कक्षा स्तर को उत्तीर्ण करने में पथ प्रदर्शन करता है। क्योंकि अभी हमने क्या बताया था कि वे सभी एक्टिविटीज पाठ्यक्रम में आती है जो हमारा उद्देश्य होता है उसको पूर्ण करने के लिए हमने वहां प्रवेश लिया है, या हमने जो उद्देश्य हमारा बनाया है उसको पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज है, जो भी क्रियाएं हैं, वे सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो शिक्षक को शिक्षण करने हेतु तथा जो भी विद्यार्थी हैं उनको निश्चित कक्षा स्तर को उत्तीर्ण करने के लिए जो बनाया जाता है वह होता है पाठ्यक्रम। मुनरो के अनुसार मैंने पहले भी बताया था कि जो परिभाषाएं दी जाती है, जिन शब्दों में इनको परिभाषित किया गया है किसी भी चीज को, तो आप वो कृपया करके विशेष रूप से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम्स में वही आता है। ये मैंने पहले भी एक विषय के अंतर्गत बताया था कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, या इस वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। तो मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहाँ प्रयोग करते हैं? विद्यालय में प्रयोग करते हैं।
कलाकार के हाथों में, कलाकार किसे कहा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने परिभाषा दी है कि कलाकार के हाथों में, कलाकार किसे कहा गया है, विद्यालय में कलाकार कौन होता है, एक टीचर होता है, उसे कलाकार बताया गया है। तो कलाकार के हाथों में यह एक साधन है, क्या है, साधन क्या है भाई, टीचर किसके अकॉर्डिंग ये जो सारी एक्टिविटीज है पूरी करवाता है, पाठ्यक्रम के द्वारा, पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है ना, ये प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया जाता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत बनाया जाता है। तो कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथों में, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिसका वह शिक्षार्थी को अपने आदर्शों के अनुसार, जिसका वह शिक्षार्थी को अपने आदर्शों का मतलब कि उद्देश्य, जो उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए हैं, जिनको पूरा करने की उन्होंने ठानी है, तो आदर्शों यानी कि उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। देखिए कलाकार के हाथों में यह एक साधन है जिसका वह शिक्षार्थी को अपने आदर्शों के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके, यानी कि शिक्षक के हाथों में पाठ्यक्रम है, शिक्षक के हाथों में पाठ्यक्रम है जो वह शिक्षार्थी को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सके। तो उन्होंने पाठ्यक्रम की परिभाषा दी है कि शिक्षक के हाथों में पाठ्यक्रम होता है जिसके अनुसार वह अपने उद्देश्यों के अनुसार विद्यालय में उनको ढाल सके, ताकि उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ये किसके द्वारा करवाया जाता है, पूरा काम पाठ्यक्रम के द्वारा करवाया जाता है। पाठ्यक्रम में निर्धारित किया जाता है कि कौन से समय में कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, किस समय पे कौन कौन से कार्यक्रम करवाए जाएंगे, कितने टाइम में ये कार्यक्रम पूरा होगा। तो हमने एक ही परिभाषा लिखी है लेकिन काफी सारी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर पाठ्यक्रम के उद्देश्य, तो शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ये कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि शिक्षा प्रक्रिया के घटक, शिक्षा प्रक्रिया के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो सबसे पहले कौन होगा, टीचर, फिर स्टूडेंट, और फिर कौन होगा, शिक्षक होगा, स्टूडेंट होगा, और कौन होगा, और पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा। क्योंकि टीचर पूरा करवाएगा, स्टूडेंट पूरा करेगा, लेकिन किसको पूरा करेगा, पाठ्यक्रम को पूरा करेगा। तो शिक्षा के 3 घटक कौन कौन से हुए, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ये शिक्षा के 3 प्रमुख घटक होते हैं कि शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है और उसमें पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, उद्देश्य होते हैं जिन्हें पूरा करवाया जाता है। पाठ्यक्रम टीचर को अपनी ड्यूटी पूरी करने में काम आता है, स्टूडेंट को, जैसा कि हमने पहले बताया था कि स्टूडेंट को एक निश्चित कक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उस कक्षा के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम है वह पूरा करना होता है, जिससे कि वह उस कक्षा को उत्तीर्ण कर सके। तो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये शिक्षा प्रक्रिया के 3 प्रमुख घटक होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 घटक शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं। पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, पाठ्यक्रम द्वारा
के कौन कौन से उद्देश्य को पूरा किया जाता है। तो पाठ्यक्रम को बालक की चिंतन, मनन, तर्क वितर्क, विवेक शक्ति एवं निर्णय शक्ति आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए कि पाठ्यक्रम के द्वारा बालक का चिंतन, मनन, तर्क वितर्क, विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास किसके द्वारा होना चाहिए? पाठ्यक्रम के द्वारा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य पूरे किए जाते हैं? जिसमें प्रथम है हमारा कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसके द्वारा बालक में चिंतन मनन की शक्ति का विकास हो, तर्क वितर्क की शक्ति का विकास हो, विवेक शक्ति का विकास हो, निर्णय शक्ति का विकास हो। इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ केवल उसको कुछ रटना है या केवल देखना है और हो गया पूरा। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। उसमें सारी मानसिक शक्तियों का विकास होना चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम को विषयों के मध्य की खाई बांटकर बालक के सामने ऐसी प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करना चाहिए जो उसके वर्तमान व भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। कि विषयों की खाई बांटकर का मतलब है केवल उस संबंधित विषय से संबंधित जानकारी ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। उसमें इस प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए जो उसके लाइफ में आगे काम आ सके, उसके भावी जीवन में उपयोगी हो सके। नहीं तो पाठ्यक्रम भी उपयोगी नहीं रहेगा कि भाई आपने इस क्लास में पढ़ा, इस पर्टिकुलर कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, केवल वहीं तक यदि उसका उपयोग है, मान लीजिए कि विज्ञान विषय है या सामाजिक विषय है, केवल आप उस क्लास में पढ़ रहे हैं तभी तक के लिए वो उपयोगी है, आस पास में या आगे भावी जीवन में वो कभी उपयोगी नहीं रहेगी, तो वह पाठ्यक्रम है वह अच्छा नहीं कह सकते हैं हम उसे। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह विषय से हटकर, उस विषय से संबंधित जानकारी तो होनी चाहिए लेकिन उसके अलावा उसमें इस प्रकार से उन चीजों का समावेश होना चाहिए जो उस विषय से संबंधित जानकारी है वह इस प्रकार से समाहित होनी चाहिए कि बालक के भावी जीवन में वह काम आ सके। थर्ड है पाठ्यक्रम को बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। सर्वांगीण विकास हेतु वह उपयोगी होना चाहिए कि बालक का पूरा उसका विकास हो सके, उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसमें सारी जैसा कि हमने ऊपर बताया कि तर्क वितर्क, चिंतन मनन, निर्णय शक्ति सभी का उसके अंतर्गत विकास होना चाहिए, यानी कि उसका सर्वांगीण विकास हो। इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम को ज्ञान तथा अनुसंधान की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अन्वेषकों का सृजन करना चाहिए। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, तो उसमें खोज सम्मिलित होनी चाहिए। फिफ्थ है पाठ्यक्रम को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित सभी अवस्थाओं, मनोवृत्तियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास करना चाहिए। तो पाठ्यक्रम को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, क्योंकि एक प्रकार का पाठ्यक्रम है वह एक अवस्था के लिए उपयोगी होता है। ऐसा थोड़ी है कि जो चीजें जैसे मान लीजिए कि बच्चा है वह फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, तो जो चीजें फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग है वही आगे जाके काम आएंगी, या वही लाइफ टाइम केवल उतना ही उसको सीखना है, या फिर जो बड़ा होगा तब सीखेगा वह उसको बचपन में सिखा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो विभिन्न अवस्थाओं के लिए उपयोगी होना चाहिए कि हर स्टेज में, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति भी अलग अलग होती है। बच्चा उतनी चीजें थोड़ी सोच समझ सकता है जितना वह थोड़ा बड़ा होने के बाद में सीखेगा या समझेगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करते हुए संस्कृति तथा सभ्यता का विकास करना चाहिए। मानव जाति के इस प्रकार की एक्टिविटीज या इस प्रकार की क्रियाएं उसमें सम्मिलित होनी चाहिए जो मानव के अनुभवों के लिए संस्कृति तथा
सभ्यता का विकास कर सके। पाठ्यक्रम को बालक में सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति तथा अनुशासन आदि गुणों का विकास करना चाहिए। ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जिनके द्वारा नैतिक चरित्र का विकास किया जाए। तो पाठ्यक्रम बालक में सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति, नैतिकता आदि का विकास उसके द्वारा होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए बालक का, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम को शिक्षण क्रियाओं के स्वरूप को निर्धारित करना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए कि जो शिक्षण क्रियाएं हैं उनका स्वरूप निर्धारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम प्राकृतिक विज्ञान के मूल्यों का निर्धारण करता है तथा समाज हेतु उसके उपयोग को दर्शाता है, क्योंकि अभी हमने पहले बताया था कि भावी जीवन के लिए उपयोगी हो, उसके आसपास के लिए उपयोगी, आसपास के क्षेत्र के लिए उपयोगी, इस प्रकार का वह ज्ञान प्राप्त करे। तो पाठ्यक्रम प्राकृतिक विज्ञान के मूल्यों का निर्धारण करता है जो समाज के लिए उपयोगी होता है। पाठ्यक्रम में सत्यता, निष्ठा एवं यथार्थ का बोध कराया जाता है या होता है। निष्ठा, सत्यता तथा यथार्थ का बोध उसमें होना चाहिए, क्योंकि सत्यता नहीं होगी, कोई चीज सही नहीं होगी, तो जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके द्वारा वह भी सही ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए सत्यता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए तथा यथार्थ होनी चाहिए, ताकि बालक अपने जीवन में उसको उतार सके। तो ये था पाठ्यक्रम का शिक्षा में उद्देश्य। इस शिक्षा के लिए उद्देश्य कौन कौन से हैं? सिंपल सा है कि बालक का सर्वांगीण विकास उसके द्वारा होना चाहिए। बालक में तर्क, वितर्क, चिंतन, मनन की शक्तियों का उसमें विकास होना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए कि भावी जीवन के लिए उपयोगी हो, उसमें सत्यता, निष्ठा आदि होनी चाहिए। शिक्षण क्रियाएं उसमें समाहित होनी चाहिए। अन्वेषकों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। उससे संस्कृति का विकास में भी वह उपयोगी होना चाहिए। अब है सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्धारण। सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्धारण। सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम में 3 प्रकार की बातों का समावेश किया गया है। 3 प्रकार की बातों का समावेश किया गया है, जिसमें पहली बात है ऐसा ज्ञान जो मुख्य रूप से तथ्यों पर आधारित हो, फैक्ट्स पर आधारित हो। यह ज्ञान वास्तविक होता है। कैसा ज्ञान होना चाहिए? जो फैक्ट्स पर आधारित हो। तो सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम में हमने बताया कि 3 प्रकार की बातों का या 3 प्रकार का ज्ञान समाहित या सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसमें से पहला है ऐसी बातें जो फैक्ट्स पर आधारित हो, यानी कि जो तथ्यों पर आधारित हो। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान जो फैक्ट्स पर आधारित होता है वो कैसा होता है? स्थायी ज्ञान होता है, क्योंकि किसी भी चीज को हम यदि प्रैक्टिकल देखते हैं। सेकंड है ऐसा ज्ञान जो तथ्यों पर आधारित हो। ऐसा ज्ञान जो कंसेप्ट तथ्यों पर आधारित हो। पहला था कि जो फैक्ट्स पर आधारित हो
करते हैं तो उसे सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत किसे कहा जाता है कि जब विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट जुड़कर जनरलाइजेशन किया जाता है, उसका सामान्यीकरण किया जाता है, तो उसे सिद्धांत कहा जाता है। इसी से संबंधित हमारी तीसरी बात है कि ऐसा ज्ञान जो सिद्धांत पर आधारित हो, जो सिद्धांत पर आधारित हो। तो देखिए, सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्धारण 3 बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिसमें से पहला है ऐसी बातों का समावेश करना चाहिए जो तथ्यों पर आधारित हो, क्योंकि उनके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। दूसरा है कि कंसेप्ट्स पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान में बताया गया है कि विज्ञान क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी वह चीज मान्य होगी। यदि किसी में असमंजस की स्थिति है या कहीं कई बात पर उसमें विश्वास नहीं किया जाता है तो कंसेप्ट्स पर आधारित होना चाहिए। थर्ड है कि सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। सिद्धांत किसे कहा जाता है? बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उनका जब सामान्यीकरण किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है और जो बात सिद्ध होती है उसे सिद्धांत का नाम दिया जाता है। अब है सामान्य विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जिसमें से पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार बालकों को विज्ञान का विषय नीरस तथा कठिन मालूम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें बच्चा वह हमेशा एक्टिव रहे, क्योंकि बोरिंग नहीं होना चाहिए। और विज्ञान में बोरिंग होता ही नहीं है, तभी तो कहते हैं कि विज्ञान बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें हर चीज प्रैक्टिकल के द्वारा देखी जाती है, समझी जाती है और फिर उसे मान्य किया जाता है। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार बालकों को विज्ञान का विषय नीरस तथा कठिन मालूम नहीं होता है। सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी समस्याएं रखनी चाहिए जिनसे विद्यार्थियों को क्रियाशील रहने का अवसर मिले तथा वे स्वयं के अनुभवों के आधार पर इस विषय का सरलता से अध्ययन कर सके। तो किस प्रकार की चीजें उसमें समाहित करनी चाहिए, हमें सम्मिलित करनी चाहिए, इस प्रकार की चीजें या इस प्रकार की बातें या ऐसा कुछ उसमें हमें शामिल करना चाहिए जिससे बच्चा है वह एक्टिव रहे। कुछ ऐसी समस्याएं रखनी चाहिए जिनका सॉल्यूशन बच्चा ढूंढे और वह हमेशा एक्टिव रहे। दूसरा है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत बालकों में योग्यता, सामर्थ्य तथा बौद्धिक क्षमता आदि में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि कोई भी 2 व्यक्ति हैं वो एक जैसे नहीं होते, 2 बालक एक जैसे नहीं होते हैं। तो सभी की योग्यता व क्षमता तथा बौद्धिक स्तर में डिफरेंशिएट पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। विज्ञान के पाठ्यक्रम में तीनों स्तरों के छात्र कौन कौन से होते हैं? 3 स्तर। एक होता है निम्न स्तर, फिर होता है मध्यम स्तर और फिर होता है उच्च स्तर। कुछ बिल्कुल डल स्टूडेंट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं कि सामान्य माना जाता है
और कुछ को हम कहते हैं कि एक्सीलेंट, कि उनका बौद्धिक स्तर वह उच्च पाया जाता है, सामान्य से भी वह एक्स्ट्रा होते हैं, के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो तीनों स्तरों के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय में व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि विज्ञान विषय में होनी चाहिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये टॉपिक सभी सब्जेक्ट के लिए है, तो सभी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उस विषय को पढ़ने वाले जो तीनों स्तर जो बताए गए हैं, जो 3 स्तर हम मानते हैं शिक्षा ग्रहण करने में कि निम्न होता है, मध्यम होता है और उच्च स्तर के बालक होते हैं, तो इन तीनों स्तरों के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हमें अपना ज्ञान छात्र पर थोपना नहीं चाहिए। छात्र को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो वह कठिन नहीं होगा। एक तो कोई भी बात थोपनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग और उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि तीनों स्तरों की व्यवस्था के अंतर्गत ये आएगा कि कोई भी बात है वो प्रेशराइज करके और उसे नहीं सिखाई जाए कि उसकी जो रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसे सिखाया जाएगा या बताया जाएगा। तो छात्र को केंद्र मानकर यदि हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो वह छात्र के लिए कठिन साबित नहीं होगा, बल्कि उपयोगी साबित होगा। बालक केंद्रित पाठ्यक्रम में उसके जीवन से संबंधित वास्तविक समस्याओं को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। फिर तीसरा है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत, तो लचीलेपन में क्या आता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो फिक्स हो, कि ये चीज है चाहे कोई भी समय हो, चाहे किसी भी स्तर का बालक हो, सबके लिए यही होगा, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, परिस्थिति, काल तथा समय के अनुसार उसमें समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम बालक तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम बालक के लिए है, बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं होता है। तो पाठ्यक्रम बालक के लिए है तो पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन भी होते रहने चाहिए समय के अकॉर्डिंग। यदि पाठ्यक्रम में लचीलापन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो शिक्षा में नीरसता तथा अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए समय के अकॉर्डिंग उसमें कुछ परिवर्तन भी करते रहने चाहिए। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम हमेशा बालक के लिए उपयोगी होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में उससे जो सीखता है उसमें उसका अपने जीवन में उपयोग कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो उसके भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं तथा विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। विज्ञान का ज्ञान केवल ज्ञान के लिए ही नहीं दिया जाए, बल्कि छात्रों को इस योग्य बनाना चाहिए जिससे छात्र दैनिक जीवन में आने वाली विज्ञान संबंधी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कर सके। तो उपयोगिता का सिद्धांत की पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हो। ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए उसके अंतर्गत कि केवल वह जिस समय उस पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है उस समय के लिए ही उपयोगी हो, उसके आगे के लिए भी वह उपयोगी होना चाहिए कि जो उसके जीवन में जो विज्ञान संबंधी जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण वह उसके द्वारा कर सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक
मूल्यों को समाहित करने का सिद्धांत। हमारे देश में शासन का स्वरूप प्रजातांत्रिक है, अतः शिक्षा द्वारा नागरिकों को केवल ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनमें अपेक्षित दृष्टिकोण तथा कुशलता विकसित करना भी आवश्यक होता है कि उनमें जो समाज के अकॉर्डिंग जो दृष्टिकोण है उसका विकास होना चाहिए उस पाठ्यक्रम के द्वारा, तथा उनमें कुशलता का विकास होना चाहिए। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने का सिद्धांत है कि जिसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश किया जाए, जिससे उस समय जो समाज का दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग उसका विकास हो तथा वह कुशलता प्राप्त करे। सामाजिक झुकाव का सिद्धांत। सामाजिक झुकाव का सिद्धांत। सामाजिक झुकाव का सिद्धांत सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण समाज के स्वीकृत आदर्शों व लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। समाज के द्वारा जो बातें स्वीकृत हैं कि समाज के स्वीकृत आदर्शों व लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सामान्य विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। ये पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुकूल सामाजिक भावना उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिसमें समाज के आदर्शों व लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है तो वही समाज के लिए उपयोगी होगा। अतः विज्ञान के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरण रखने चाहिए जिनके द्वारा बालकों में सामाजिकता की भावना का विकास हो। फिर है मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम का सिद्धांत के अंतर्गत है बालक को शिक्षा देने के दो क्रम होते हैं, एक होता है मनोवैज्ञानिक, दूसरा होता है तार्किक। मनोवैज्ञानिक क्रम में बालक अपनी रुचि, योग्यता, जिज्ञासा, उत्साह आदि के अनुसार अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम में क्या करते हैं? मनोवैज्ञानिक क्रम में बालक है वह अपनी रुचि, योग्यता, जिज्ञासा आदि के अकॉर्डिंग अध्ययन करता है। तार्किक क्रम में बालकों की रुचि, जिज्ञासा एवं क्षमता की अवहेलना की जाती है। तो दोनों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। छोटे बालकों को शिक्षा देने के लिए मनोवैज्ञानिक क्रम का प्रयोग करना चाहिए कि बालकों की रुचि और उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। और जैसे जैसे बालक उच्च कक्षाओं में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे अध्यापक को तार्किक क्रम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तार्किक क्रम का प्रयोग करना भी उपयुक्त होता है। ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई हमारे तो इतना ही काम करने की इच्छा है तो हम तो यही काम करेंगे, जैसा कि बीएड के स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं ये वाली फाइल तो हम नहीं बनाएंगे, ये क्यों बनवाई जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनसे ये काम नहीं करवाया जाए या ये प्रोजेक्ट है वह उनसे नहीं बनवाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित करने का सिद्धांत। स्थानीय परिस्थितियों
स्थानीय परिस्थितियों से स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित करने का सिद्धांत। सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र विभिन्न अनुभवों से अवगत हो सके। इन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं में वह भाग ले तथा अपना योगदान में भली भांति दे सके। यह पाठ्यक्रम है व्यक्तिगत भिन्नताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय संपूर्ण राष्ट्र की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए अर्थात संपूर्ण राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय बालक की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी वे विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं प्रकरणों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो विद्यार्थियों को दैनिक व वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, बल्कि उनको भी सम्मिलित करना चाहिए जिनके द्वारा विद्यार्थी भविष्य की ओर अग्रसर हो तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उनको उसके लिए उसमें से सहायता प्राप्त हो। तो पाठ्यक्रम में दूरदर्शिता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि क्योंकि आगे तक पढ़ाई करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, इसलिए जो पाठ्यक्रम है वह केवल उस कक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए जो उस समय उसके जीवन में काम में आए, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आगे तक लाइफ में वह काम आए, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। प्राय खाली समय बच्चे खाली जो समय होता है उसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। वे अधिकांश समय का सदुपयोग न होने के कारण कभी कभी अनुशासनहीनता का शिकार भी हो जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरण रखने चाहिए जिनसे बालकों को इस विषय में रुचि उत्पन्न हो तथा वे अवकाश के समय का इसमें अध्ययन कर सके तथा आनंद प्राप्त कर सके। तो ये थे हमारे विज्ञान पाठ्यक्रम के सिद्धांत, जिसमें देखिए पहला था क्रियाशीलता का सिद्धांत कि इसमें एक्टिविटीज होनी चाहिए, नीरसता का अनुभव विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए जिससे वह हमेशा एक्टिव रहे और आनंद प्राप्त करे, बोरिंग नहीं होना चाहिए। उसमें विविधता का सिद्धांत होना, विविधता के सिद्धांत की उसमें विविधता होनी चाहिए, केवल एक ही चीज का समावेश नहीं होना चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत समय के अकॉर्डिंग उसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए, हमेशा एक जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि पाठ्यक्रम है वह बालक के लिए होता है, बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं होता है। तो पाठ्यक्रम को बालक के लिए समय समय पर चेंज होना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत कि वह उसके भावी जीवन के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, केवल उस विषय से संबंधित ही नहीं होना चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश, उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए, उससे संबंधित जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। सामाजिक झुकाव का सिद्धांत, इस प्रकार की बातें उसमें होनी चाहिए कि
जो समाज के अकॉर्डिंग हो, समाज जिन कार्यों को सही मानता हो उन कार्यों का समावेश भी उसमें होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम का सिद्धांत इसमें, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए और जब वह बड़े हो जाते हैं तो तार्किक क्रम का यूज भी करना चाहिए। दोनों के अनुसार बालक को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई भी एक है वो सही नहीं रहता है। छोटे बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सही रहता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी बच्चों की इच्छा है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करवाए, नहीं तो उनमें डर हो जाएगा या उनमें निरसता आ जाएगी। स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित की जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित करके उनको पढ़ाया जाना चाहिए। राजनीतिक है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन सब के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में चीजें सम्मिलित करनी चाहिए। दूरदर्शिता का सिद्धांत, क्योंकि सभी ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो आगे तक पढ़ते हैं तो उस पाठ्यक्रम में ऐसी बातें ही केवल नहीं बताई जानी चाहिए जो केवल उस समय के लिए उपयोगी हो, उनके आगे जाकर जो आगे की क्लासेस वो पढ़ेंगे उनमें भी वह चीजें उपयोगी हो, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अवकाश के समय का सदुपयोग होना चाहिए, इस प्रकार की चीजें पाठ्यक्रम में रखनी चाहिए कि जब विद्यार्थी है वह खाली समय हो उसके पास तो वह उन एक्टिविटीज को करे और समय का सदुपयोग करे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।